हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 8 से 10 अक्टूबर 8, 9 और 10 अक्टूबर का करंट एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो आसियान को लिखते हैं ASEAN। ये 2024 का जो इनका समिट है आसियान का, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है कंबोडिया, वियंतियाने, रंगून और हनोई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये जो वर्ष 2024 का आसियान शिखर सम्मेलन है, ये अभी 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में जो है लाओस की राजधानी, देश का नाम है लाओस, उस लाओस के देश की राजधानी वियंतियाने में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये जो आसियान है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये है। और ये क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आर्थिक या इकोनॉमिक, राजनीतिक या पॉलिटिकल, सुरक्षा या सिक्योरिटी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए क्या है? समर्पित है। ठीक है, जो ईस्ट एशियन, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का ये एक संगठन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग आसियान के बारे में देखें कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, संस्थापक देश इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, और देशों को आप मैप में भी देख लीजिएगा ताकि आपको पोजीशन समझ में आ जाए। और ये आसियान जो है वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि जब आसियान का शिखर सम्मेलन होता है, उसके साथ साथ एक आसियान भारत बैठक भी, आसियान इंडिया इंडो आसियान समिट भी आयोजित होती है। और अभी भी 21वीं आसियान भारत बैठक जो है वो 10 अक्टूबर को इसी सम्मेलन के साथ साथ, और उसके अलावा 19वीं पूर्वी एशिया बैठक या 19th ईस्ट एशियन समिट, ये 10 से 11 अक्टूबर के बीच में। तो ये तीनों जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। आसियान, उसके बाद से इंडिया इंडो आसियान, और उसके बाद से ईस्ट एशियन समिट जो है ये साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, तो ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी के रिगार्डिंग भी जो है वो आसियान देशों का बहुत महत्व है। ठीक है, और महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वो वियंतियाने की यात्रा कर रहे हैं इन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 में रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है माउंगी जी बावेंडी, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। जिसमें डेविड बेकर हैं, इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने अकेले जो है ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन नाम का जो है वो संरचना बनाई हुई है। जबकि हस्बिस और जंपर, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी या फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, इस प्रिडिक्शन के लिए इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो दोनों का जो रिसर्च का फील्ड है जिसके लिए इनको सम्मानित किया है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। और ये हस्बिस जंपर जो हैं, इन दोनों ने एक अल्फा फोल्ड नामक AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है जो क्या कर सकता है? प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, इन दोनों ने ये मॉडल बनाया हुआ है। और थोड़ी सी डिटेल और है कि ये जो बेकर हैं ये वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सिएटल में, जबकि हस्बिस और जंपर गूगल डीप माइंड लंदन में कार्यरत है। ठीक है, आगे इनकी चित्र भी लगा हुआ है। बहुत अच्छी इमेज नहीं है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम चिकित्सा के नोबेल प्राइज की बात कर चुके हैं। अभी हमने रसायन विज्ञान का नोबेल की बात कर ली है। अब आता है भौतिकी का नोबेल। ऑप्शन से पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉज और एनी एल व्हीलर, विल्हेम रॉन्टजन, जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन और शिरीन एबादी। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी, ये जॉन जे हॉफील्ड
और जेफरी ई हिंटन, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जो है वो वर्ष 2024 का भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन लोगों को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को क्या करना है, सक्षम करना या इनेबल करना के लिए, जो आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क है उसको मशीन लर्निंग के साथ इनेबल करने वाली जो मूलभूत खोज है, फंडामेंटल रिसर्च है, उन फंडामेंटल रिसर्च के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें हॉपफील्ड जो है इन्होंने एक एसोसिएटिव मेमोरी विकसित की है जो डेटा में छवियों या इमेजेस और जो पैटर्न है उन पैटर्नों को क्या कर सकती है, पुनर्निर्माण या इनका रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। जबकि हिंटन ने एक विधि या एक जो है मेथड डेवलप किया है जो डेटा में गुणों की पहचान, जैसे चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान, इमेजेस में जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी पहचान जैसे ये कार्य कर सकती है। तो इसके लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। ये आगे इनकी भी जो है दोनों वैज्ञानिकों की फोटो लगी हुई है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने शारजा में 20वें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो में किस अभियान की शुरुआत की है? डिजिटल इंडिया अभियान, स्टडी इंडिया अभियान, स्टडी इन इंडिया अभियान और शिक्षा भारत अभियान। सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये अभियान का जो नाम है वो है स्टडी इन इंडिया, यानी भारत में आकर पढ़ें। ठीक है, ताकि क्या है, विदेशी जो छात्र हैं उन छात्रों को भारत में आके अध्ययन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, स्टडी इन इंडिया अभियान, जिसको ऑफिशियली भारत ने 20वें अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो जो शारजाह में आयोजित किया जा रहा है वहां पे इन्होंने लॉन्च किया है। और इस अभियान का जो आयोजन है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। आप लोग नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न के बारे में जानते होंगे, तो मिनी रत्न कंपनी है, कंपनी का नाम है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड या एडसीआईएल द्वारा इसका जो है वो आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अगर आप भारत की रूट्स में जाएंगे तो भारत जो है वो प्राचीन काल में शिक्षा का एक जो है महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और देश विदेश के जो छात्र थे वो यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो अपनी कहीं विरासत को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो स्वयं को दोबारा से एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना रखता है। इसके साथ ही एक स्टडी इन इंडिया पोर्टल भी बनाया गया है जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और केंद्रीकृत, इजी और सेंट्रलाइज बनाना है ताकि वो एक ही स्थान पर क्या करें, सारी जानकारी वगैरह देख सकें, आसानी से अपना आवेदन कर सकें। ठीक है, ये जो सारा कंटेंट है आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे टेलीग्राम का हमारा जो है वो यूजर नेम दिया हुआ है step_2_success। इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है, ये जो कमेंट है उस कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम से हमसे जुड़ के, स्टेप टू सक्सेस से जुड़ के ये सारे कंटेंट की पीडीएफ भी ले सकते हैं ताकि आपके पास क्या हो, करंट के कंसोलिडेटेड नोट्स जो है वो कंपाइल होते रहे। ठीक है, और आपको कभी भी कोई परीक्षा देनी पड़े तो आपके पास करंट की समस्त सामग्री तैयार हो। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें लाइक करके और कमेंट करने के माध्यम से आप अपने फीडबैक भी हमें अवश्य देते रहें ताकि हमें भी जानकारी रहे कि आपको चीजें कितना आसानी से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? ऑप्शन है अल्जीरिया, तंजानिया और मलावी। दूसरा ऑप्शन है अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी। तीसरा ऑप्शन है नाइजीरिया, घाना और केन्या। और चौथा ऑप्शन है माली, अल्जीरिया और मलावी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली जो है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले जो है वो किसी राष्ट्रपति द्वारा इन 3 अफ्रीकी देशों की विजिट नहीं की गई है। जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 13 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच में इन तीनों देशों की यात्रा करेंगी, जिसमें ये अल्जीरिया में 13 से 15 अक्टूबर के बीच होंगी, मॉरिटानिया में ये 16 अक्टूबर को होंगी, जबकि मलावी में ये 17 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच में होंगी। अब यहाँ पे आप सभी का काम एक ये है कि आप लोग जो है इन तीनों देशों की राजधानी, वहां की मुद्रा कौन सी है
और वहां के राष्ट्र प्रमुख कौन है। ये 3 डेटा आप अपने पास से रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी को जानकारी है, कई लोग होते हैं जिनको राज्यों की या राष्ट्रों की राजधानी याद रखना अच्छा लगता है, तो अगर किसी को जानकारी हो वो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये 3 देश हैं कहाँ पे, ये हमने मैप लगा के दिखाया हुआ है। अफ्रीका का ये मैप है। अफ्रीका का ये पहली वाली इमेज देखेंगे तो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न वाले पार्ट में ये आपका यहाँ पे रहा मॉरिटानिया, और ये यहाँ पे रहा आपका अल्जीरिया। यहाँ पे अटलांटिक सी है, ठीक है, ऊपर मोरक्को है, ठीक। उसके बाद से जो राइट हैंड वाली इमेज है, इसमें क्या है, अफ्रीका का जो सदर्न पार्ट है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सदर्न पार्ट है, जिसमें आपका ये रेड लाइन से सर्किल किया हुआ है, ये रहा आपका मलावी। तो इन तीनों देशों की यात्रा पर जो है वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सफर नीति का मुख्य उद्देश्य या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। पर्यावरण को संरक्षित करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना, नई सड़कों का निर्माण करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो हम सफर नीति है उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवेज हैं, उन पर यात्राओं को क्या करना है, इजी और सेफ या सुगम और सुरक्षित बनाना है। इस योजना के तहत क्या करना है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाना और सड़क किनारे जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय हैं या यूरिनल्स हैं, उसके बाद से रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आपको फूड मिल सके, उसके बाद जो नवजात शिशु हैं उनकी देखभाल के लिए वहां पर क्या हो, अलग से जो है वो स्थान हो जहां पे माएँ जो है वो बच्चों की देखभाल कर सकें, ठीक है, उनको फीड वगैरह करा सकें। इसके बाद जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे व्हील चेयर वगैरह की जो है वो वहां पर सुविधा हो। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन हो। अगर कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर है तो उसको रास्ते के किनारे पार्किंग की सुविधा हो। उसके बाद से विश्राम की सुविधा हो, मतलब डोरमेट्री टाइप के अरेंजमेंट भी वहां पर हो। और इसके अलावा जो ईंधन स्टेशन है, फ्यूल पंप्स जो हैं, उनकी भी क्या करना है, संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। स्पेशली जो ट्रक जो होते हैं जो लंबी यात्रा पर चलते हैं, तो कई बार आता है कि उनको विश्राम ना मिल पाने के कारण वो कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो योजना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे डोरमेट्रीज की भी सुविधाएं बनाई जाएंगी, ताकि वैसी लंबी यात्राओं पर निकलने वाले ये भारी वाहनों के ड्राइवर्स हैं वो क्या कर सके, विश्राम कर सकें, ठीक है, जिससे क्या कहे है इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके, ठीक है। और इस नीति से क्या होगा, नए व्यवसायिक अवसर क्रिएट होंगे, साथ ही साथ जो रीजनल इकोनॉमीज होंगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं होंगी, उनको भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ये राजमार्गों के बाद जो भी सुविधाएं होंगी, उन सुविधाओं को आप जो राजमार्ग यात्रा ऐप है उस ऐप के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि कितनी दूर पर कौन सी सुविधा इस हाईवे पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में 2024 की विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप श्रृंखला का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप है ये मुंबई में, और मुंबई में 12 से 17 नवंबर के बीच में खेली जाएगी। ये फर्स्ट टाइम है जब ये चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जा रही है, ठीक है। और चैंपियनशिप का आयोजन जो है ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन है उसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और ये पिकलबॉल जो है वो टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के तत्वों को मिलाकर बना खेल है। ये यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि पिकल बॉल जो है वो किन खेलों को मिलाकर बना हुआ है, किन खेलों के एलिमेंट्स को मिलाकर बना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 2024 किस राज्य के मैहर में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश के मैहर में जो है वो वर्ष 2024 का उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन 8 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य में किया गया है। और इस वर्ष जो है इस महोत्सव की क्या है, स्वर्ण जयंती है, यानी इस महोत्सव को आयोजित होते हुए 100 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बाकी ये आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग,
उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी और मैहर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बाकी थोड़ी सी डिटेल, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका जन्म 1862 में, जबकि मृत्यु 6 सितंबर 1972 में हुई थी। ये बहुप्रसिद्ध सरोद वादक, जो एक म्यूजिक इक्विपमेंट है, सरोद है, तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इसके अलावा 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षक हैं, ये टीचर हैं, ठीक है। और विश्व संगीत में जगत में विख्यात मैहर घराने के क्या है, संस्थापक भी हैं। कला के जो है वो संगीत के जो है वो बहुत से घराने हैं, उसमें एक मैहर घराना भी है। और मैहर आपको पता ही चल गया है, मध्य प्रदेश में है। बाकी आप लोगों में बहुत को जानकारी भी होगी कि जो देवी है, उनके जो शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ जो है वो मैहर में भी है और उसको शारदा पीठ के नाम से जानते हैं। तो वहां पर जो है इसकी संस्थापना इन्होंने की थी। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संगीत के मैहर घराने की स्थापना किसने की है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान ने इस घराने की स्थापना की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप जो है वो लद्दाख, और लद्दाख में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है हानले। वहां हानले पर जो है इसकी स्थापना की गई है। इसका नाम जो है वो है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो है वो हानले में करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका उद्घाटन अभी हाल में 4 अक्टूबर 2024 को जो भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग है या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये टेलीस्कोप जो है वो क्या करेगी, उच्च ऊर्जा गामा किरणें, जो हाई एनर्जी गामा रेज हैं, उन रेज का क्या करेगी, ये निरीक्षण करेगी और ब्रह्मांड में जो सुपरनोवा है, ब्लैक होल, गामा किरण विस्फोट जैसी घटनाओं को क्या करेगा, ये समझने में मदद करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा के 2024 के चुनावों में बहुमत किसने हासिल किया है? मेजॉरिटी किस पार्टी ने हासिल की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और इंडी गठबंधन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो वर्ष 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए थे अक्टूबर में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, मेजॉरिटी हासिल की है। हरियाणा की जो विधानसभा है वहां पर कुल सीटें जो है वो 90 हैं। 90 में जो है मेजॉरिटी मार्क होता है आधे से एक अधिक यानी 46, जबकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती हैं और जीतकर बहुमत प्राप्त किया है, जबकि कांग्रेस इसमें 37 सीटें प्राप्त कर राज्य में क्या कर रही है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, ठीक है। ये हरियाणा के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव भी आयोजित किए गए थे और 2019 में जब अनुच्छेद 370 का समापन किया गया, उस समापन के बाद पहली दफा जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोजित किए गए। और इन चुनावों में जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 90 हैं जिन पर चुनाव होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो राज्यपाल के मनोनयन के अधीन है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 90 सीटें जिन पर चुनाव हुआ है, उनमें से 49 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीती हुई हैं और जीतकर बहुमत हासिल किया हुआ है। तो एक तरफ जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, ठीक है। यहां पे जो है वो विधानसभा की सीटें इंपॉर्टेंट हैं। अगर अगले 3-4 महीने में कोई एग्जाम होता है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए उस एग्जाम में कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। डायरेक्टली ना पूछे कि कौन पार्टी जीती है, लेकिन सीटें तो पूछी ही जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा जो इंपॉर्टेंट अदर देन इलेक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। आपको फिर से बता दें कि ये जो सारा कंटेंट है ये पीडीएफ के फॉर्म में आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है। इसके साथ ही आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान मिल्टन किस अमेरिकी राज्य में दस्तक देने वाला है? कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और लुइसियाना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एक अमेरिकी राज्य है, फ्लोरिडा तटीय राज्य है ये। इस फ्लोरिडा राज्य में जो है वो तूफान मिल्टन क्या करने वाला है, दस्तक देने वाला है। ये माना जा रहा है कि तूफान मिल्टन जो है एक बेहद खतरनाक
तूफान है और ये उत्तरी अटलांटिक में जो सबसे शक्तिशाली तूफान आते हैं उन तूफानों में से ये एक है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मैप लगा है जहां पे ये रेड इंक से जो है वो फ्लोरिडा दिखाया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे आपका रहा गल्फ ऑफ मेक्सिको और उसके नीचे मेक्सिको। तो इस तरह से हमारा 8 से 10 अक्टूबर का करंट कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही इस सारे के सारे कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।